काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 27। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। राज अक्सर गेट पर ही खड़ा होकर मुस्कुरा देता। उसने महसूस किया कि धारा ने न केवल खुद को संभाला बल्कि उसके बिखरे हुए परिवार को भी एक धागे में पिरो दिया था। अब धारा का घर सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं था, वह एक ऐसा संस्थान बन गया था जहां दीपक को पिता की कमी महसूस नहीं होती थी क्योंकि उसके पास राज अंकल और दो दादियां थीं। रोशनी को कभी अकेलापन नहीं मिला। राज की माँ और दादी को लगा कि उनकी ममता अब बेकार नहीं जाएगी। अब ये तीनों बच्चे नौकरों के हाथ नहीं बल्कि अपनों के साथ बड़े हो रहे थे। धारा ने साबित कर दिया था कि एक औरत अगर ठान ले तो वह अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों से दूसरों के लिए एक आलीशान आशियाना बना सकती है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा और 15 साल देखते ही देखते यादों के पन्नों में तब्दील हो गए। धारा का वह छोटा सा घर अब एक बड़े और खुशहाल आशियाने में बदल चुका था, जहां प्यार की जड़ें और भी गहरी हो गई थीं। होली का दिन था। हवा में गुलाल का गुबार उड़ रहा था और फिजा में ठंडाई की मिठास घुली हुई थी। आज घर की रौनक कुछ अलग ही थी क्योंकि नन्हा दीपक अब एक जवान और गबरू जवान बन चुका था। दीपक अब 23 साल का एक युवक था। उसका वह सांवला रंग अब उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था, एक ऐसी चमक जिसमें आत्मविश्वास और शालीनता थी। उसने राजवर्धन के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका स्वभाव आज भी वही सरल और सुरक्षात्मक था। दूसरी ओर अनाया 18 साल की हो चुकी थी। वह किसी खिलती हुई कली जैसी सुंदर और चंचल थी। उसकी आंखों में आज भी वही शरारत थी जो बचपन में दीपक को तंग करते वक्त होती थी। होली के हुड़दंग के बीच अनाया हाथ में लाल गुलाल की थाली लिए दीपक के पीछे भाग रही थी। दीपक, रुकिए, आज तो मैं आपको पूरी तरह लाल करके ही मानूंगी। अनाया की खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंज रही थी। दीपक हंसते हुए फुर्ती से बच रहा था। कभी नहीं अनाया, तुम मुझे पिछले 10 सालों से नहीं पकड़ पाई तो आज क्या पकड़ोगी। भागते हुए दीपक राज से टकराया, जो कि अभी अभी इनके साथ होली खेलने आया था। दीपक राज के पीछे छुपता हुआ बोला, अनाया, अब तो हार मान लो। अनाया दीपक को रंग लगाने के लिए कभी दाएं तो कभी बाएं की ओर भाग और कूद रही थी, मगर दीपक राज के पीछे छुपा राज के कंधे को पकड़कर उसको ही अपनी ढाल बना रहा था। अनाया की बच्ची आज भी हारेगी नहीं, आज छोड़ूंगी नहीं। राज अंकल हटिए ना बीच में से। अनाया ने राज से रिक्वेस्ट की। नहीं, राज अंकल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारी अनाया कोशिश तो कर रही थी, मगर दीपक ने राज को अपने आगे ढाल बनाए हुए था। दीपक कभी दाईं तरफ झुकता तो कभी बाईं तरफ और राजवर्धन को अपनी ढाल बनाकर अनाया को चिढ़ा रहा था। अनाया, जो अब वाकई चिढ़ चुकी थी, गुस्से में पैर पटकती हुई वहीं रुक गई। ये कोई बात हुई? राज अंकल को ढाल बनाकर कब तक बचोगे तुम? अनाया ने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां भींची, जिनमें गुलाल भरा हुआ था, और पैर पटकती हुई सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। दीपक मुस्कुराता हुआ राजवर्धन के बगल में आकर खड़ा हो गया और अनाया को जाते हुए देखने लगा। ये तो सच में हार मान गई। ये क्या बात हुई? दीपक ने दबी आवाज में खुद से कहा, लेकिन उसकी नजरें अनाया की पीठ पर टिकी थीं। राजवर्धन ने दीपक की तरफ देखा। जिस शिद्दत और अपनेपन से दीपक उस वक्त अनाया को देख रहा था, राज को साफ महसूस हो गया कि यह महज बचपन की दोस्ती नहीं है। उन आंखों में अनाया के लिए एक गहरा रूहानी रिश्ता था। नाराज हो गई? अब तो तुम्हें ही मनाना पड़ेगा, राज ने दीपक की आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा। दीपक ने राज की ओर देखे बिना अनाया की ओर नजरें टिकाए हुए ही मुस्कुराकर जवाब दिया, आ जाएगी। मनाने पर जल्दी मान जाती है, राज ने कहा। बहुत प्यार करती है तुमसे। राज की आवाज में एक अजब सा सुकून था। दीपक मुस्कुराया और फिर धीरे से बुदबुदाया, मैं भी, बहुत ज्यादा प्यार। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, वह झटके से पलटा। उसने देखा कि राज अंकल उसे एक अभिभावक की नजर से नहीं बल्कि एक दोस्त की नजर से देख रहे हैं। दीपक झेंप गया। उसने घबराकर अपने बालों में उंगलियां घुमाई और उन्हें ठीक करते हुए बोला, राज अंकल, आप मुझे फंसा रहे हो। राजवर्धन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, मैं फंसा नहीं रहा हूँ दीपक, मैं बस वो देख रहा हूँ जो तुम इतने दिनों से मुझसे और दुनिया से छिपा रहे थे। कमाल है राज अंकल, बच्चे हैं हम अभी। दीपक ने मुस्कुराते हुए बात टालनी चाही और फिर तेजी से मुड़कर अनाया के पीछे सीढ़ियों की तरफ भाग गया। राजवर्धन मुस्कुराते हुए लिविंग एरिया के अंदर दाखिल हुए।
घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी। राज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर न धारा कहीं दिख रही थी और न ही रोशनी। धारा, रोशनी, कहाँ हो तुम सब? राज ने आवाज लगाई। तभी अचानक एक रंगों से भरा गुब्बारा राज की पीठ पर आकर फटा और दूसरा सीधा उनके सीने पर। राज हक्का बक्का रह गया। उन्होंने ऊपर छत की गैलरी की ओर देखा, जहां धारा हाथ में गुब्बारे लिए खड़ी थी। वह खिलखिलाकर हंस रही थी और राज को चिढ़ा रही थी। 15 साल बाद भी धारा की वह अल्हड़ मुस्कान और शरारत वैसी ही थी, जिसने एक पल के लिए राज का दिल फिर से धड़का दिया। तभी राज को पीछे से किसी के आने की आहट हुई। 15 साल की रोशनी अपनी रंग बिरंगे होली वाली फ्रॉक पहने, दो छोटी छोटियां बनाए खुशी से उछलती हुई आई। हैप्पी होली! रोशनी दौड़कर आई और राज के गले लग गई। राज ने उसे गले लगा लिया और उसकी पेशानी को चूम लिया। धारा ऊपर से यह खूबसूरत नजारा देख रही थी। होली की वह दोपहर अब और भी रंगीन हो चली थी। नीचे राजवर्धन और रोशनी की खिलखिलाहट गूंज रही थी, तो ऊपर छत पर लुका छिपी और शरारत का एक अलग ही खेल चल रहा था। दीपक दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर चेहरे पर वही पुरानी शरारत थी। छत पर सन्नाटा था, सिर्फ सूखते हुए कपड़ों के लहराने की आवाज आ रही थी। अनाया, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हो, बाहर आ जाओ, वरना मैं सारा गुलाल रोशनी के ऊपर डाल दूंगा। दीपक ने चालाकी से आवाज लगाई और अपनी आंखें चारों तरफ घुमाईं। अनाया कहीं नजर नहीं आ रही थी। दीपक धीरे धीरे पानी की टंकी के पीछे की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि अनाया वहीं होगी। जैसे ही वह मुड़ा, वहां कोई नहीं था। लगता है नीचे चली गई, उसने बुदबुदाया और जैसे ही वह पलटने वाला था, अब बचकर दिखाओ। अनाया, जो एक बड़े से गमले और चादरों के पीछे दुबकी बैठी थी, अचानक एक शिकारी बिल्ली की तरह झपटी। उसने दीपक की उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्ती दिखाई। इससे पहले कि दीपक खुद को संभाल पाता, अनाया ने अपने दोनों हाथों में भरा हुआ पक्का लाल गुलाल सीधे दीपक के गालों और गर्दन पर मल दिया। दीपक का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की ओर गिरा, लेकिन अनाया का हाथ पकड़कर उसने उसे भी साथ खींच लिया। दोनों छत पर बिछी उस चादर को लेते हुए गिरे, जो सूखने के लिए डाली गई थी। हवा में लाल गुलाल की एक महीन परत तैर रही थी। अनाया दीपक के ठीक ऊपर थी। उसके हाथ अभी भी दीपक के चेहरे पर जमे हुए थे। दीपक की सांवली त्वचा पर वह गहरा लाल रंग किसी अंगारे की तरह चमक रहा था। पकड़ लिया ना? अनाया हाँफते हुए बोली। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन दीपक कुछ नहीं बोला। वह बस अपनी गहरी संजीदा आंखों से अनाया को देख रहा था। अनाया को अचानक एहसास हुआ कि वे अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे जो मिट्टी में खेला करते थे। दीपक की नजरों में जो अपनापन था, उसने अनाया के गालों पर गुलाबी रंग चढ़ा दिया, और वह रंग गुलाल का नहीं था। अनाया ने हड़बड़ाकर अपना हाथ हटाना चाहा, पर दीपक ने उसकी कलाई पकड़ ली। हमला तो अच्छा था, पर तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें गिरते वक्त थामना भी सिखाया है। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। छोड़ो दीपक, कोई देख लेगा, देखने दो, दीपक ने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज में एक मर्दाना भारीपन और वफा की खनक थी। आज रंग तुम्हारा है, पर यह चेहरा तो कब का तुम्हारा हो चुका है। तभी नीचे से रोशनी की आवाज आई। भैया, दीदी, कहाँ हो आप दोनों? मम्मी बुला रही हैं। राज अंकल बहुत सारे समोसे, जलेबी और गुजिया लाए हैं। अनाया झटके से उठ खड़ी हुई और अपने बाल ठीक करने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। दीपक भी अपनी कोहनी के सहारे उठा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जाओ, नीचे बुला रही है वो, दीपक ने अपनी शर्ट झाड़ते हुए कहा। अनाया जाते जाते रुकी और मुड़कर दीपक की ओर देखा। अगली बार हमला और भी जोरदार होगा। दीपक ने एक आंख दबाकर उसे इशारा किया। मैं इंतजार करूंगा। अनाया पैर पटकती हुई नीचे भाग गई और दीपक वहीं छत पर खड़ा आसमान को देखने लगा। 15 साल पहले जिस अनाथ बच्चे को गोद में लेकर धारा ने एक नया जीवन शुरू किया था, आज वही दीपक अपने जीवन की रोशनी ढूंढ चुका था। उसे पता था कि रास्ता कठिन है, पर उसका प्यार सच्चा था। होली की दोपहर अब अपने ढलान पर थी। आसमान में अब भी अबीर और गुलाल के हल्के बादल तैर रहे थे, जो ढलती सूरज की किरणों के साथ मिलकर सुनहरे हो गए थे। गार्डन का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं था। एक कोने में दीपक और अनाया अपने दोस्तों के साथ ढोल की थाप पर थिरक रहे थे, तो दूसरी तरफ रोशनी अपनी सहेलियों के साथ एक दूसरे पर पिचकारियों से रंगों की बौछार कर रही थी। मेज पर गुजिया, ठंडाई और तरह तरह के पकवान सजे थे। राज की माँ गौतम और उसकी माँ के साथ कुलदेवी की पूजा में गई है। हंसी मजाक और गानों के शोर के बीच गार्डन के एक शांत कोने में बेंच पर राजवर्धन और धारा बैठे थे। दोनों के चेहरे और कपड़े रंगों से सराबोर थे।
राज के सफेद कुर्ते पर लाल और हरा रंग एक अजीब सी कलाकृति बना रहा था, तो धारा के माथे पर लगा केसरिया गुलाल उसके चेहरे के सुकून को और बढ़ा रहा था। राजवर्धन ने एक लंबी सांस ली और सामने नाचते हुए बच्चों को देखने लगा। उसकी नजरें दीपक पर टिकी थीं, जो इस समय पूरे ग्रुप की जान बना हुआ था। पता है धारा, राज ने बहुत ही धीमे और गंभीर स्वर में कहा, आज जब मैं दीपक को देखता हूँ, उसका आत्मविश्वास, उसकी सादगी और उसकी ये खुशी, तो मुझे खुद पर नहीं बल्कि तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू धारा। धारा ने अपनी नजरें झुका लीं और साड़ी के पल्लू से अपने हाथों पर लगा रंग पोंछने लगी। गर्व किस बात का राज? मैंने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। नहीं, राज ने सिर हिलाया। तुमने उससे कहीं ज्यादा किया है। एक टूटी हुई औरत अक्सर अपनी दुनिया समेट लेती है, लेकिन तुमने अपने टुकड़ों से दूसरों का घर सजाया। तुमने उस अनाथ बच्चे को दीपक बनाया और एक लावारिस जान को रोशनी दी। आज ये घर, ये खुशियाँ, ये सब तुम्हारी उस हिम्मत की वजह से है जो तुमने 15 साल पहले दिखाई थी। राज कुछ पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज में एक भारीपन आ गया। सच तो ये है कि मेरी उस बेवफाई ने सब कुछ बदल दिया। उसने मुझे राख कर दिया, पर तुम्हें कुंदन बना दिया। काश मैं उस वक्त इतना अंधा न होता। धारा ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में 15 साल पुराने वो मंजर एक फिल्म की तरह तैरने लगे। हॉस्पिटल का वह कमरा, मल्लिका और राज का वह विश्वासघात। मलाल तो मुझे भी है राज, धारा ने बहुत ही मध्यम आवाज में कहा। आज भी जब कभी मैं अकेले बैठती हूँ तो एक ख्याल जरूर आता है, काश आप बेवफा न होते। राज के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। उसने अपनी नजरें चुरा लीं। धारा ने बात जारी रखी, अगर आप बेवफा न होते तो शायद हमारी जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह चलती रहती। हम शायद उस बड़ी सी हवेली में एक बोरियत भरी, दिखावे की अमीर जिंदगी जी रहे होते। न मेरी जिंदगी में ये दीपक आता, न ये रोशनी होती। हम शायद कभी जान ही नहीं पाते कि असल सुकून किसी अनाथ को गले लगाने में है। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ राज की तरफ देखा। पर फिर भी सब ठीक है। आज मैं जहाँ हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, वहां पहुंचने के लिए मुझे उस आग से गुजरना जरूरी था। आपकी बेवफाई ने मेरा घर उजाड़ा जरूर था, पर उसने मेरी सोच को आजाद कर दिया। गार्डन में अब संगीत थोड़ा धीमा हो गया था। दीपक और अनाया एक दूसरे को रंग लगाते हुए हंस रहे थे। राज ने महसूस किया कि धारा अब उस अतीत से बहुत आगे निकल चुकी है जहां नफरत और इंतकाम का वास होता है। मैंने हमेशा सोचा था कि तलाक एक औरत की जिंदगी का अंत होता है, राज ने स्वीकारोक्ति के लहजे में कहा। मुझे लगता था कि मेरे बिना तुम बिखर जाओगी। शायद इसीलिए मैं उस वक्त इतना घमंडी था। धारा खिलखिलाकर हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें अब कोई कड़वाहट नहीं थी। यही तो समाज की और पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी है राज। एक तलाक का मतलब जिंदगी का खत्म होना नहीं होता। वह अपनी जगह से उठी और गार्डन की बाउंड्री पर लगे फूलों को सहलाने लगी। तलाक सिर्फ एक कानूनी कागज है जो दो लोगों को अलग करता है, लेकिन वह किसी के अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता। जब मेरा तलाक हुआ तो मुझे लगा था कि दुनिया खत्म हो गई, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा मकसद खत्म नहीं हुआ। मैंने तय किया कि मैं किसी के सरनेम के सहारे नहीं, बल्कि अपनी ममता के सहारे पहचान बनाऊंगी। धारा मुड़ी और राज की आंखों में आंखें डालकर बोली, तलाक ने मुझे मौका दिया कि मैं खुद को फिर से खोजूं। अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनी रहती तो शायद आज भी मैं सिर्फ मिसेज राजवर्धन होती। आज मैं धारा हूँ, इन बच्चों की माँ और खुद की पहचान। राजवर्धन खड़ा हुआ और धारा के करीब जाकर रुका। उसने देखा कि धूप की चमक धारा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी तेजस्वी लग रही थी। तुमने सच कहा धारा। आज ये रंग, ये बच्चे और ये परिवार, ये सब तुम्हारी जीत का गवाह हैं। राज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी वफा साबित नहीं कर पाया, पर तुमने अपनी वफा जिंदगी के प्रति और खुद के प्रति साबित कर दी। मैं आज भी उसी चौराहे पर खड़ा हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था, पर तुम बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रही हो। तभी दीपक और रोशनी दौड़ते हुए आए और दोनों को बीच में घेर लिया। मम्मी, राज अंकल, आप लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? चलिए, अब आखिरी राउंड की होली बची है, रोशनी ने चहकते हुए कहा। दीपक ने राज के कंधे पर हाथ रखा। अंकल, मम्मी को छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। अनाया ने मुझ पर पक्का रंग डाल दिया है, अब बदला लेना है। राज ने धारा की ओर देखा। धारा ने सिर हिलाकर अनुमति दी। राज बच्चों के साथ फिर से रंगों के बीच खो गया। धारा वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि भले ही राज की बेवफाई ने उसे बहुत दर्द दिया था, पर उसी दर्द ने उसे वह मुकम्मल जहां दिया जो शायद वफा की सीधी राह पर कभी नहीं मिलता।
होली का यह रंग अब सिर्फ बाहर नहीं था, वह धारा के भीतर की शांति का रंग बन चुका था। सूरज की तपिश थोड़ी तेज थी, पर दीपक को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपनी चमचमाती स्पोर्ट्स बाइक को स्टैंड पर लगाकर स्कूल के मेन गेट के ठीक सामने खड़ा था। ऑफिस से आज उसने खास तौर पर हाफ डे लिया था। हाथ में अनाया के पसंदीदा सफेद गुलाबों का एक छोटा सा बुके और आंखों पर डार्क शेड्स। दीपक किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। जैसे ही स्कूल की लंबी घंटी बजी, स्टूडेंट्स का शोर बाहर आने लगा। दीपक की नजरें भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, और तभी नीली कुर्ती और सफेद लेगिंग्स में अनाया बाहर निकली। उसके कंधे पर बैग था और चेहरे पर एग्जाम खत्म होने वाली वह रिलीफ वाली स्माइल। जैसे ही उसकी नजर दीपक पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़ती हुई उसके पास आई। ओह माय गॉड, दीपक, तुम यहाँ? अनाया ने अपनी खुशी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी क्लाइंट मीटिंग है। दीपक ने मुस्कुराते हुए बुके उसकी तरफ बढ़ाया। क्लाइंट मीटिंग तो रोज होती है, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड का आखिरी बोर्ड एग्जाम लाइफ में एक ही बार आता है। कैसा रहा पेपर? अनाया ने फूल लिए और एक गहरी सांस ली। पेपर तो आग था, मतलब मैंने फोड़ दिया है, पर सच कहूँ तो एग्जाम से ज्यादा मुझे इस वक्त भूख लग रही है। पेट में चूहे नहीं, चूहों की पूरी पलटन दौड़ रही है। दीपक हंस पड़ा और उसे हेलमेट पकड़ाया। चलो फिर, आज दावत मेरी तरफ से। तुम्हारी फेवरेट जगह चलें? 10 मिनट बाद वे शहर के सबसे कूल रूफटॉप कैफे द स्काई व्यू में बैठे थे। हवा चल रही थी और नीचे शहर का शोर किसी धुंधली आवाज जैसा लग रहा था। तो दीपक ने अपनी कोल्ड कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, अब 12वीं खत्म, आगे का क्या प्लान है मैडम? अब तो तुम कॉलेज जाओगी, नए दोस्त बनेंगे, शायद मुझे भूल ही जाओगी। अनाया ने फ्रेंच फ्राइज को सॉस में डुबोया और चिढ़ाते हुए बोली, ऑप्शन तो बुरा नहीं है, कॉलेज में हैंडसम लड़के तो होंगे ही ना। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुम्हारी जासूसी करने की आदत हो गई है। अगर तुम पर नजर नहीं रखी तो तुम फिर से वर्कहोलिक बन जाओगे। दीपक थोड़ा गंभीर हुआ। उसने मेज पर अनाया के हाथ की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर रुक गया। अनाया, मजाक से हटकर, तुम जानती हो ना कि 15 साल पहले हम कहाँ थे? उस अनाथ आश्रम की चौखट से यहाँ तक का सफर, ये सब मम्मी की वजह से है। कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। अनाया ने दीपक का हाथ खुद थाम लिया। उसकी आवाज में अब परिपक्वता थी। दीपक, ये सपना नहीं है, और अगर है भी तो हम इसे सच बना चुके हैं। मम्मी ने हमें जो लाइफ दी है वो किसी मिरेकल से कम नहीं। और राज अंकल, वो तुम्हें कितना एडमायर करते हैं, ये उनकी आंखों में दिखता है। दीपक ने अनाया की आंखों में देखा। अनाया, लोग कहते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं, पर मेरे लिए तुम उससे कहीं ज्यादा हो। आज जब मैं बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहा हूँ, तब भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या कॉलेज जाने के बाद भी हमारा ये स्पेशल बॉन्ड वैसा ही रहेगा? अनाया थोड़ा शर्माई, फिर अपनी वही पुरानी चंचलता वापस लाई। ओहो दीपक, इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? सुनो, कॉलेज कोई भी हो, शहर कोई भी हो, तुम्हारी ये अनाया हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रहेगी। और हाँ, अगर किसी और लड़की ने तुम पर लाइन मारी तो उसका जिम्मा मेरा है। दीपक खिलखिलाकर हंस पड़ा। डील पक्की। कैफे से निकलते वक्त दीपक ने अनाया को एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स दिया। ये क्या है? उसने पूछा। खोलकर देखो। अंदर एक कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट था जिस पर A&D लिखा था। ये हमारी फ्रेंडशिप के लिए है, दीपक बोला। या उससे कुछ ज्यादा के लिए? अनाया ने उसे पहनते हुए शरारत से पूछा। दीपक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ये उस भरोसे के लिए है जो हम एक दूसरे पर करते हैं। बाकी नाम वक्त खुद दे देगा। जैसे ही वे पार्किंग की तरफ बढ़े, दीपक के फोन पर राजवर्धन का मैसेज फ्लैश हुआ। दीपक, शाम को ऑफिस जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीपक के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे अंदाजा था कि बड़ों के बीच अब उनके भविष्य को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। शाम का वक्त था। राजवर्धन के आलीशान बंगले के स्टडी रूम में राजवर्धन, गौतम और धारा एक साथ बैठे थे। राज की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जबकि गौतम काफी गंभीर दिख रहे थे। धारा शांत थी, पर उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को अनजाने में मरोड़ रही थीं। राज ने चुप्पी तोड़ी। गौतम, धारा, कल होली पर मैंने जो देखा उसे अनदेखा करना अब मुश्किल है। दीपक और अनाया, वे अब सिर्फ बचपन के दोस्त नहीं रहे, उनके बीच के जज्बात अब एक नया मोड़ ले चुके हैं। गौतम ने अपनी ऐनक उतारी और मेज पर रख दी। मैं जानता हूँ राज, अनाया का व्यवहार, उसकी बातें और जिस तरह वह दीपक के आसपास खिलखिलाती है, एक पिता होने के नाते मैं भी इस बदलाव को महसूस कर रहा हूँ। राज ने धारा की ओर देखा। धारा, तुम क्या सोचती हो? दीपक तुम्हारा बेटा है, तुमने उसे सींचा है। क्या तुम्हें लगता है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं?
धारा ने एक गहरी सांस ली। राज, दीपक और अनाया एक दूसरे की ढाल है। उन दोनों के बीच जो रिश्ता है वह वफा और भरोसे की नींव पर खड़ा है। मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। पर धारा रुक गई। पर क्या धारा? गौतम ने पूछा। पर अनाया अभी सिर्फ 18 साल की है। धारा की आवाज में एक माँ की चिंता थी। उसने अभी अभी स्कूल खत्म किया है। 18 साल की उम्र सपनों को उड़ने की होती है, बंधनों में बंधने की नहीं। वह अभी बहुत छोटी है गौतम। दुनिया देखना, अपनी पढ़ाई पूरी करना और खुद को पहचानना अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी है। गौतम ने सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो धारा। 18 साल की उम्र में जज्बात बहुत गहरे होते हैं, पर समझ अभी कच्ची होती है। मैं नहीं चाहता कि अनाया पर अभी से शादी या रिश्ते का कोई बोझ डाला जाए। वह अभी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करे। राजवर्धन ने मेज पर झुकते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था कि हम कल ही उनकी शादी कर दें, लेकिन हमें एक बात साफ रखनी होगी। हम बड़ों को उनके इस पवित्र रिश्ते को अपनी मौन स्वीकृति देनी चाहिए, ताकि कल को समाज या कोई तीसरा व्यक्ति उन पर उंगली न उठा सके। राज ने गौतम की आंखों में देखा। गौतम, मैंने अपनी जिंदगी में रिश्तों को टूटते और बिखरते देखा है। मैं नहीं चाहता कि दीपक और अनाया के बीच कोई गलतफहमी आए। मेरा प्रस्ताव यह है कि हम इस बारे में उनसे अभी कोई बात नहीं करेंगे। हम उन्हें उनका वक्त देंगे। जब अनाया अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी और दीपक बिजनेस में पूरी तरह जम जाएगा, तब हम इसे आधिकारिक नाम देंगे। गौतम मुस्कुराया। राज, मुझे दीपक पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वह अनाया को कभी आंच नहीं आने देगा। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस वक्त का इंतजार है। धारा ने मुस्कुराकर दोनों की ओर देखा। तीनों ने मिलकर यह तय किया कि वे दीपक और अनाया को एक स्वस्थ माहौल देंगे, जहां उनका प्यार पनप सके। लेकिन शादी की चर्चा तब तक नहीं होगी जब तक अनाया खुद को तैयार महसूस न करे। कुछ सालों के बाद एक शाम हवेली के हरे भरे गार्डन में शाम की सुनहरी धूप फैली हुई थी। फूलों की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट से पूरा वातावरण जीवंत था। यह सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं था, बल्कि उन तमाम संघर्षों की जीत का जश्न था जिनसे गुजरकर यह परिवार यहाँ तक पहुंचा था। गार्डन के बीचों बीच एक बड़ी मेज सजी थी। राज की माँ और गौतम की माँ, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर थीं जहाँ चेहरे की झुर्रियाँ तजुर्बे की गवाही देती हैं, कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थीं। उनके पैरों के पास रोशनी बैठी अपनी कॉलेज की ट्रिप की कोई मजेदार कहानी सुना रही थी, जिसे सुनकर दोनों बुजुर्ग महिलाएं खिलखिलाकर हंस रही थीं। थोड़ी दूर पर दीपक और अनाया एक दूसरे का हाथ थामे टहल रहे थे। दीपक की नजरों में आज भी अनाया के लिए वही सुरक्षात्मक भाव था और अनाया की आंखों में वही शरारत। वे अपनी नई जिंदगी के सुनहरे सपनों को एक दूसरे की आंखों में पढ़ रहे थे। पास ही बारबेक्यू के पास राज और गौतम खड़े थे। अब उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सिर्फ एक गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान था। राज ने मुस्कुराकर गौतम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गौतम, आज सच में लगता है कि मंजिल मिल गई। तभी धारा हाथ में पकौड़े और चाय की ट्रे लिए बाहर आई। उसने सबको एक साथ खुश देखा तो उसके चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति आई जो केवल एक माँ को मिल सकती है। राज ने आगे बढ़कर ट्रे थाम ली। उनकी नजरें मिलीं। बिना किसी शब्द के राज की आंखों ने शुक्रिया कहा और धारा की मुस्कान ने उसे स्वीकार कर लिया। सब लोग इधर आइए, एक फोटो तो बनती है। रोशनी ने अपना फोन हवा में लहराते हुए चिल्लाकर कहा। सब लोग एक साथ सिमट आए। दीपक और अनाया बीच में खड़े हुए, उनके अगल बगल राज और गौतम, और ठीक सामने राज की माँ और गौतम की माँ। धारा ने रोशनी और दीपक के बीच अपनी जगह बनाई। स्माइल, रोशनी ने कहा। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, वह तस्वीर महज एक फोटो नहीं, बल्कि वफा, ममता और अटूट रिश्तों का एक जीता जागता दस्तावेज बन गई। उस फ्रेम में कोई बेवफा नहीं था, कोई तलाकशुदा नहीं था। वहां सिर्फ एक परिवार था जो टूटा, बिखरा, पर अंततः प्यार की डोर से पहले से भी मजबूती से जुड़ गया। इस कहानी के माध्यम से मैंने हमेशा यह दिखाने की कोशिश की है कि जीवन हमें कई बार तोड़ता है, लेकिन उन टूटे हुए टुकड़ों से हम एक नया और पहले से भी सुंदर आशियाना बना सकते हैं। इस कहानी में धारा का चरित्र, उसने साबित किया कि एक स्त्री का अस्तित्व केवल उसके वैवाहिक संबंधों तक सीमित नहीं है। बेवफाई और तलाक जहां किसी के लिए अंत हो सकते हैं, वहीं धारा के लिए यह एक नई पहचान और हजारों अनाथ बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनने की शुरुआत थी। राजवर्धन के चरित्र के जरिए मैंने यह दर्शाया कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन अगर पश्चाताप सच्चा हो और बदलने की इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो वह अपनी खोई हुई गरिमा को फिर से पा सकता है।
दीपक और अनाया का पवित्र प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे संस्कारों और हमारे द्वारा दी गई परवरिश का ही आईना होती है। मैं अपने सभी पाठकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस उतार चढ़ाव भरी यात्रा में मेरा साथ दिया। आपकी समीक्षा और आपका प्यार ही मुझे हर रोज कुछ नया और प्रेरणादायक लिखने की शक्ति देता है। इसे हमेशा देते रहें। जीवन में कभी हार न मानें, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो कुदरत हमारे लिए कई नए और बेहतर रास्ते खोल देती है। बस जरूरत है तो खुद पर यकीन रखने की। कहानी कैसी लगी बताना ना भूलें। सप्रेम धन्यवाद। आपकी लेखिका ज्योति झा। वॉइस बाय नेहा की जुबानी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।